Hello everyone, once again welcome to my channel. So I am Tapojyoti Homik, currently pursuing second year MBBS at AIIMS Kalyani, and in NEET 2021 my all India rank was 789 with a score of 681. So let's move on to the main topic. So today's topic is how to read NCERT properly. तो देखो 20 लाख स्टूडेंट्स नीट के लिए अपियर करते हैं और सबको पता है कि नीट के लिए NCERT पढ़ना होगा, सबको पता है कि दैट NCERT इज़ द बाइबल फॉर नीट, बट फिर भी किसी का रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 आता है और किसी का रैंक 20 लाख आएगा. तो दैट इज़ द फैक्ट कि ये डिफरेंस आता है क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर अप्रोच टुवर्ड्स द NCERT सब लोग पढ़ते हैं, बट मोस्ट ऑफ द पीपल को पता नहीं कि NCERT को कैसे अच्छे से पढ़ा जाए ताकि नीट में जैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो उनमें अच्छे से प्रॉपरली आंसर करा जाएगा. क्योंकि तुम्हें सब लोग को पता है कि पहले थोड़ा बहुत बाहर से आता था, बट अभी स्पेशली जब से NTA कॉन्डक्ट कर रहा है 2020 से, तब से ऑलमोस्ट एंटायर पेपर इज़ कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द NCERT. यू कैन स्कोर फुल मार्क्स जस्ट फ्रॉम द NCERT, बट जस्ट यूजिंग द NCERT सोर्सेज. सो दैट्स द फैक्ट कि कैसे तुम अप्रोच करोगे ताकि तुम यू कैन आंसर मोस्ट आउट ऑफ इट. तो बेसिकली NCERT इज़ एक वेरी कॉन्साइज बुक. तुम्हें सबको पता है कि बायोलॉजी का 2 बुक कितना पतला होता है, 2 मिला के भी MBBS में जब आओगे तुम्हें पता चल जाएगा कि MBBS का एक बुक NCERT दोनों मिला के जितना पेजेस होता है उससे ज़्यादा MBBS का एक सब्जेक्ट का एक बुक होता है. तो फिर तो NCERT इतना कॉन्साइज है, तो उससे इतना एक नीट जैसे एक नेशनल लेवल एग्ज़ाम को पूरा क्रैक किया जा सकता है. तो दैट्स वाई द NCERT इज़ कम्प्लीटली क्रिस्प एंड फील्ड ऑफ ओनली इंफॉर्मेशन. तो तुम्हें उसको अप्रोच करना पड़ेगा इन ए स्मार्टर वे. ऐसा नहीं कि बार बार पढ़ के सिर्फ हार्ड वर्क करने से नहीं होगा. यू हैव टू अप्रोच स्मार्टली. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ फर्स्ट, वो डोंट वेट फॉर द लास्ट टाइम टू रीड NCERT. ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है. इनिशियली मैं भी ये गलती किया था कि मैं सोचा था कि अपने कोचिंग का मॉड्यूल्स पढ़ लूँ या फिर नोट्स से पढ़ लूँ और लास्ट में एग्ज़ाम से लास्ट में 2-3 मंथ में NCERT कवर कर लूँगा. बट ग्रेजुअली माई मार्क्स वॉज डिक्रीजिंग एंड I was not getting a good marks. But in the final exam I got 360 out of 360 in biology, and that's because of reading NCERT for a multiple number of time. उसके बाद से मैं बहुत बार NCERT पढ़ा था, उसके अंडरलाइन करके स्टिकी नोट्स बना के. तो डिफरेंट वे में NCERT को अप्रोच किया था ताकि जो NCERT का हर एक लाइन है मुझे याद आ गया था. अलॉन्ग विथ यू कैन से ऑलमोस्ट द पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर में क्या था वो भी अप्रोक्स इतना बार पढ़ा था कि वो भी याद आ गया था. तो दैट यू हैव टू डू इज डोंट वेट फॉर द लास्ट टाइम, क्योंकि लास्ट टाइम में तुम मैक्सिमम 1-2 बार ही पढ़ पाओगे और उससे NCERT का जो लाइन बाई लाइन क्वेश्चन आता है तो उसको अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाओगे. बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा और नीट का ऑप्शंस में वो लोग कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो वो NCERT से बाहर का नहीं देगा, तो वो लोग कन्फ्यूजन ऑप्शन से ही क्रिएट करेगा. तो दैट्स वाई यू हैव टू फॉर क्लियर कॉन्सेप्ट यू हैव टू रीड इट मल्टीपल टाइम. और उसके लिए तुम्हें पूरा साल पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ लास्ट मंथ के लिए वेट करके नहीं होगा. तो इसलिए जब भी तुम सिलेबस कवर करना स्टार्ट कर दोगे, वेदर इट इज़ फ्रॉम कोचिंग और योर सेल्फ स्टडी, अलॉन्ग विथ इट स्टार्ट रीडिंग NCERT ऑल्सो. सो फर्स्ट यू हैव टू डू इज first you have to do is informations are written in, I have already said that NCERT में informations are written in a concise form. तो इनिशियली तुम जब NCERT को अप्रोच करोगे तो तुम्हें बहुत कन्फ्यूजिंग लगे. मतलब अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पता है कुछ एक चैप्टर रिलेटेड और तुम डायरेक्टली NCERT में जंप कर दिए तो तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये क्या है, कॉन्सेप्ट अंदर समझ में नहीं आएगा और इट विल क्रिएट ए लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. सो दैट्स वाई तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम जहाँ से पढ़ रहे हो, वेदर इट इज़ फ्रॉम कोचिंग, स्कूल से, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जहाँ से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से, मतलब आजकल इतना सारा रिसोर्सेज है, तुम बहुत अच्छे रिसोर्सेज फ्री में भी अप्रोच कर सकते हो. तो इसलिए जहाँ से भी पढ़ रहे हो उधर से पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लो. और हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना कि जहाँ से पढ़ रहे हो वो लोग NCERT के बेस करके पढ़ रहा है. ऐसा नहीं कि सब बाहर का चीज़ें पढ़ रहा है, ये काम का चीज़ नहीं है. तो ऐसा सोर्स मत चुनना. जहाँ से भी पढ़ रहे हो मेक श्योर दैट इट डिपेंड्स ऑन द NCERT एंड कवर्स NCERT प्रॉपरली. तो उधर से पहले जो कॉन्सेप्ट्स है और अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट वेरी प्रॉपरली, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ही तुम्हारा जब फर्दर तुम पढ़ोगे तो जो
ये इन्फॉर्मेशन ये सब डिपेंड करेगा। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने, किसी भी चैप्टर्स के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझना इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट, क्योंकि नोट्स जब तुम, क्योंकि हर एक लाइन का तो तुम नोट्स नहीं लिख सकते ना, तो तुम्हें नोट्स में क्या करना पड़ेगा, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जिनको तुम देख के बाद में अगर मतलब फॉर द शेक ऑफ व्यू इफ़ यू वांट टू सी द कॉन्सेप्ट है, तुम अगर रेफर कर पाओगे, इसलिए नोट्स भी साथ साथ बांधते जाओ। और तुम जब ब्रेन में प्रोसेस करके फिर अपना हाथ से लिखोगे तो उस प्रोसेस में जो अंडरस्टैंडिंग होगा वो भी बहुत ज़्यादा होता है rather देन ओनली रीडिंग और लिसनिंग। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है फॉर एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ तो आप तुम्हारा कहाँ जहाँ से पढ़ रहे हो उधर से आपको नोट्स बना लिए, समझ लिए, आप क्या करना है एनसीईआरटी में जाना। तो यहाँ पर तुम जब एनसीईआरटी के अप्रोच करोगे तब तुम्हें एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल लगेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो कॉन्सेप्ट दिया है और जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो ऑलरेडी तुमने कवर कर दिया है। तो ना तुम जब एनसीईआरटी को अप्रोच करोगे तो तुम्हारे लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। तो इट विल बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिर्फ जो एनसीईआरटी का लाइन वाइज जो लैंग्वेज दिया हुआ है, जो वर्ड बाय वर्ड दिया हुआ है कि एक सेंटेंस को कैसे वो लोग फ्रेम किया है, दैट यू शुड मोर फोकस ऑन, क्योंकि अब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चल गया। एनसीईआरटी को अब तुम इसलिए नहीं पढ़ोगे कि कॉन्सेप्ट समझने के लिए, अब तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है। अब तुम एनसीईआरटी को इसलिए पढ़ोगे कि उधर कैसे एक लाइन को दिया हुआ है, लाइन बाय लाइन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये सब चीज़ जानने के लिए अब तुम एनसीईआरटी को पढ़ोगे। एंड एनसीईआरटी के लिए तुम्हें पढ़ता है किसी भी लाइन से वो लोग क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, इसलिए गिव एम्फेसिस ऑन ईच एंड एवरी लाइन। हर एक लाइन को अच्छे से अंडरलाइन करके ऐसे अलॉन्ग विद द लाइन अंडरलाइन द लाइन एंड उसके साथ साथ पढ़ो, ताकि कोई भी वर्ड या फिर लाइन मिस ना हो जाए। तो क्योंकि बाद में वो उससे अगर क्वेश्चन आ गया तो रिग्रेट होगा, इसलिए हर एक लाइन को एम्फेसिस देख पढ़ो। और नाउ हाईलाइट द पॉइंट विच यू थिंक यू विल फॉरगेट एंड इज़ डिफिकल्ट टू रिमेंबर। तो ये मैं बहुत ज़्यादा करता था कि जो मैं मोस्टली एनसीईआरटी को 3 कलर का हाईलाइटर से मार्क करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुझे लगता था कि इस ये लाइन से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है वो लाइन को मैं मार्क कर देता था, और एक हाईलाइटर से क्या करता था कि जिस लाइन से मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में ये भूल जाऊंगा, या फिर कोई डाटा जैसे कि कोई यू कैन रीड ER एनी साइंटिफिक नेम दिस काइंड ऑफ थिंग मीन्स एनी जो चीज़ में याद रखना पड़ेगा तो उसको एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। और एक हाईलाइटर में यूज़ करता था जो मैं गलती करता था एनसीईआरटी से उसको हाईलाइट करने के लिए, फिर तो जब वापस पढ़ूंगा तो तुम्हें पता चल जाए कि तुम कौन सा पॉइंट में गलती की हो। तो इसलिए मैं 3 डिफरेंट कलर से एनसीईआरटी को हाईलाइट करता था। तो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दिस स्ट्रेटेजी, और तुम खुद का कोई स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो तो इट्स ऑल्सो वेल एंड फाइन इफ़ इट इज़ वर्किंग फॉर यू। ओके, तो इसका ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि एकदम एक कलर से मत करना, क्योंकि जब बाद में पढ़ोगे तो वो थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। तो अगर डिफरेंट कलर से करोगे तो थोड़ा कलरफुल हो जाएगा, तो तुम जब बाद में पढ़ोगे तो तुम्हें पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी होगा। तो इसलिए ट्राई करना कि 2-3 कलर यूज़ करने के लिए व्हेन यू आर हाईलाइटिंग एनसीईआरटी। और तुम्हें जो डायग्राम्स दिया है या फिर इमेजेस दिया है उसको अच्छे से देखना। बहुत सारे लोग डायग्राम्स इमेजेस को इग्नोर कर देते हैं, बट उधर से भी क्वेश्चन बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट डायग्राम दे दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डायग्राम के ऊपर बेस करके कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे दिया। तो इसलिए डायग्राम्स को अच्छे से देखना, और डायग्राम्स के नीचे जो पॉइंट लिखा रहता है उसको भी देखना। तो डायग्राम्स को देखना, डायग्राम के नीचे जो पॉइंट दिया रहता है उसको देखना, और अलॉन्ग विद द लेवलिंग, डायग्राम का जो लेवलिंग्स रहता है वो भी अच्छे से देखना, क्योंकि उधर से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। अब तुम्हें क्या करना है, तुम एनसीईआरटी पढ़ लिया, डायग्राम देख रहे हैं। अब जब पढ़ रहे हो तो तुम्हें जब व्हेन यू आर रीडिंग द नेक्स्ट टाइम तुम्हें क्या करना है, ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चंस आउट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट लाइन। तुम जब पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता चल गया कि ये लाइन है। अब तुम सोचो कि उस लाइन से कैसा है, एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस लाइन से कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो तुम जब सोचोगे विद द एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारा और भी ब्रॉड एरिया से तुम्हें उसको अप्रोच कर पाओगे, और तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। तो जब वापस जब अगर सच में वो क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें पता मीन्स इट विल नॉट बी ए न्यू क्वेश्चन फॉर यू। तो इसलिए हर एक लाइन से क्वेश्चन फ्रेम करना अपना दिमाग में वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या करना, जो एनसीईआरटी का साइड में ब्लैंक स्पेस रहता है तुम्हें सबको ही पता है। तो व्हाट यू कैन डू इज, जो एनसीईआरटी में जो दिया रहता है इन द फॉर्म ऑफ ए पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को एक कौन सा ही समरी करके वो जो ब्लैंक स्पेस में लिख सकते हो।
तो इससे क्या होगा, लास्ट टाइम में जब रिविजन करोगे तो यू डोंट हैव टू रीड द इंटायर पैराग्राफ, तुम सिर्फ समरी कौन सा जो समरी है उसको पढ़ के भी चला जाओगे, तो इट विल हेल्प इन द एग्जाम। इसलिए मेक श्योर दैट यू डू दिस, दैट मेक ए कॉन्साइज समरी ऑफ द इंटायर पैराग्राफ एंड राइट इट इन द ब्लैंक स्पेस। अब तुम्हें अगर कोई कॉन्सेप्चुअल थिंग या फिर एक्स्ट्रा चीज़ जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, वो जो तुम्हारा अंडरस्टैंड के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, चाहो तो अपने नोट्स से ब्लैंक स्पेस में ऐड कर सकते हो। मतलब वो इसलिए नहीं कि एक क्वेश्चन में आएगा नीट के, वो इसलिए कि तुम्हें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा, तो इसलिए भी तुम एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो, ओके, इन द ब्लैंक स्पेसेस गिवन इन द साइड। वंस यू रीड द बुक, एक बार हो जाने के बाद क्या करना कि एक बार आंखें बंद करके सोच लेना कि एनसीईआरटी में क्या क्या पॉइंट्स दिया हुआ था, कौन सा डायग्राम था, डायग्राम में क्या क्या लेवलिंग था, ये सब अपना दिमाग में सोचने की कोशिश करना, आई क्लोज करके देखना कि बहुत सारे पॉइंट तुम्हें याद आ जाएंगे और बहुत सारे पॉइंट तुम रिकॉल नहीं कर पाओगे। तो जो चीज़ तुम रिकॉल नहीं कर पाओगे उसको एनसीईआरटी खोल के वापस देख लेना, तो तुम्हें इससे क्या होगा, तुम एक एक्टिव रिकॉल कर पाओगे और एक्टिव रिकॉल से तुम बहुत लॉन्ग देर तक रिटेन कर पाओगे वो इन्फॉर्मेशन को, और इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। तो ऐसे करके एनसीईआरटी को अप्रोच करना और ज़रूर मल्टीपल टाइम्स पढ़ना, एटलीस्ट डबल डिजिट टाइम यू शुड रीड, मिनिमम ऑफ 10 to 12 टाइम। आई हैव read more than 20 times in the entire 2 years journey, and that's why I scored 360 out of 360 in biology. So try to remember, read at least 2 digit time, and what you have to do is एनसीईआरटी को इतना बार पढ़ो कि पेज ऑटोमेटिक फोड़ जाए और एनसीईआरटी का हाल पूरा ख़राब कर दो पढ़ के। जितना बार पढ़ोगे उतना यूज़ होगा, तो उतना जितना पढ़ोगे तो उतना हाल ख़राब होते जाएगा। तो लास्ट तक आते आते जैसे पेज पूरा फोड़ जाए ऐसा कर दो, तो इतना बार पढ़ लो कि लास्ट में एनसीईआरटी को पहचान ही ना पाओ। तो दैट्स फ्रॉम माई साइड। सो all the best to all of you guys. This is basic suggestion from me on how to read NCERT. If you have your own strategy और तुम्हें अगर उससे बेनिफिट हो रहा है तो you can follow your own strategy also. And so thank you. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So if you have found this video beneficial, then at least अपना 2 दोस्तों को शेयर कर दो and subscribe to my channel. So thank you. Meet you in the next video.